नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 18 न्यूज का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी साहब का अगर कोई मुतवल्ली करीबी है और उनका बहुत बड़ा चाटुकार है तो उसके लिए शिया वक्फ अधिनियमों की धज्जियां उड़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कर सकता है। ऐसा लोगों में चर्चा हो रही, क्योंकि इसी मुहर्रम को 8 तारीख के जिस दिन अलम फातह फुरात होता है, इसी के दिन का यह वाकया है कि दिन में एक खबर आई कि वहां पर दो पक्षों में विवाद हो रहा है। जब हम लोग कवरेज के लिए पहुंचे तो जो पहला पक्ष था वो भी मौजूद था और दूसरा पक्ष था वो भी मौजूद था। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इसका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए आप ये वीडियो। ये तो ये किसकी थी? ये हमारे दादी के जमाने की। आपकी दादी के जमाने की दारू नाम था। तो आप ये वक्त के किराएदार थे आप? जी। तो आप क्या दिक्कत हो गई? अब दिक्कत ये है कि जो है भाई तोड़ फोड़ दिया, देखिए ताला वाला सब तोड़ दिया, दरवाजा ये किसने तोड़ा ताला? यही तो कोई बता नहीं रहा है। तो दरवाजा तो है नहीं। दरवाजा ये देखिए टूटा पड़ा, इधर टूटा पड़ा है। सब टीने ने हटा दी, हटो। टीने ने हटवा दी, देखिए सब ये तीन हटवा दी। हाँ दरवाजा ये सब तोड़ दिया है। सब तोड़ ताल दिया। ये बताइए आप यहाँ से आपकी कौन थी जो रहती थी यहाँ पे? हमारी दादी थी। आपकी दादी थी। तो आपकी दादी के बाद आप कौन रह रहा था यहाँ पे? ये हमारे क्या भाई रह रहे। कौन भाई? ये भाई। आप रह रहे थे? कितने समय से रह रहे थे यहाँ? इधर आइए, इधर आइए। कितना समय से रह रहे थे आप? बहुत पुराने साल से रह रहे हैं, हाँ? बहुत साल हो गए। तो आप क्या दिक्कत आ गई? इसमें ये गिरने जा रहा था, गिरने वाली थी। हमारे यहाँ से चले गए थे। बनवा दीजिए। हाँ। आरिफ ने कहा कि बनवा देंगे हम। हाँ। बाद में मगर दादी भी खत्म हो गई। वो कहते कहते वो भी मर गए, लेकिन बनवाया नहीं। और किराया हमारी दादी बराबर जमा करती रही। अच्छा, आपकी दादी किराया जमा समय पे 35 रुपए किराया खत्म था। हो गई। तो ये आप हटाई 35 रुपए किराया क्यों हटाई? अब वो बनवाने दे नहीं रहे थे। यहाँ पे सांप आप सब निकलते थे अंदर से, दरवाजा नहीं बनवाने क्यों नहीं दे रहे थे? आपकी वक्त की रसीद कटती थी? रसीदें हैं हमारे पास। रसीदें हैं आपके पास? रसीद दिखा सकते हैं आप? दिखाइए। बचपना गुजर गया यहाँ। इनका कहना ये है कि ये जगह पे इनकी दादी रहा करती थी और अब इनके पास इनकी जगह पर जो है ये सब खोद दिया गया। आपको बताया नहीं है? नहीं, हम लोग को पता ही नहीं चला। दरवाजा लोग सब तोड़ दिया वो ताला। आपकी वक्त की आखिरी रसीद कब तक कटेगी? बहुत पुरानी। आपका क्या नाम है? देखा रेखा जी। और आपकी दादी का क्या नाम था? सारो। तो ये रसीद सारो के नाम पे कटती है। ये देखिए रसीदें आई हैं, फोटो कापी। ये सब दबाइए। चलिए हम इससे ले लेते हैं रसीद को बाद। वो मसला क्या दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत ये है कि जैसे कि आरिफ भाई से उन्हीं ने कहा कि जाइए आप जो है सबील लगा लीजिए। तो सबील लगाइए, दूसरे के घर का ताला क्यों तोड़ रहे हैं आप? ताला तोड़ के मट्टी लिखवाना ये कहाँ की इंसाफी है बताइए? सबील आप लगाए, हम मना नहीं कर रहे। सबील लगाए भाई सबील। क्या मामला? मामला ये है कि सन 2000 में ये जगह मैंने सरकार को किराए पर दी। अच्छा, 2000 में ठीक। उसकी किराएदारी का सरकत भी मेरे पास है। हाँ। और 2000 से आज तक के रसीदें भी हैं। अच्छा, जब से ये आए हैं तब से किराया बढ़ गया। पहले 200 रुपए की रसीद कटती थी, अब इस वक्त ये जो दावा कर रही हैं कि रसीद जो है हमारी दादी के नाम पे कटती थी, तो ये क्या नहीं है? सारी रसीदें उसके बाद चले गए ये लोग। अच्छा, ये सब गिर गया। हाँ। नहीं गिरा जब है, एक मिनट बात करने दो। उसके बाद मकसद कहने का ये है कि जब ये रसीद तो इनके नाम पे कट रही थी, किसकी? उसके बाद से आज तक के कोई रसीद कटी इनके पास? हाँ, दादी के बाद जो है मेरे भाई के नाम की रसीद कटी है। लो। ये सब रसीदें हमारी हैं। ये देखिए, ये रसीदें हैं। तारीख बताइए हमें। तारीख बताइए आप। तारीख बताइए कब की है? ये खुद ही पढ़ी 2000 में हमने ली। इतना तो पढ़े लिखे है नहीं। आपने सन 2000 में लीजिए। तो इनका कैंसिलेशन हो चुका था, उसके बाद आपने लिया। तो उसका कैंसिलेशन के एविडेंस है आपके पास? उससे मुझसे क्या, पहले दरगाह में दरखास्त दी कि मुझको किराएदार, उसका सरकत मेरे पास है किराएदारी का, उसकी भी आप काफी ले सकते हैं। नहीं, मकसद कहने का ये है कि जब एक किराएदार वक्त को किराया दे रहा था, वक्त का किराया जब वो उसका कैंसिलेशन हो जाता तो उसके बाद किसी दूसरे को दिया जा सकता है। मुतवल्ली बदलते रहे, उसमें क्या है? अच्छा भाई मैंने सन 2000 में किराए पर ली। अच्छा, उसका सरकत की फोटो आपने किससे ली थी किराए पे? आपने किससे ली थी किराए पे? पहले मैंने दरगाह कमेटी से ली। दरगाह कमेटी से ली। दरगाह कमेटी के मुतवल्ली कौन था उस टाइम? हसन साहब थे मेरे वालिद। अच्छा, वालिद साहब था। जी, बनने साहब। अच्छा, उनसे ली थी आपने?
आपका क्या कहना है? हम लोग को ये कोई बात का पता ही नहीं। यही कल हम लोग को बताइए। कल हम लोग को पता चला था कि सबील लगी है। हम लोग का सबील लगी है तो भाई कोई बात नहीं, ये मौला का काम है। तो अब जो है आज देखा तो जो है खुदाई हो रही, तो मेरे पास एक लड़का गया, कहने लगा ऐसी बात है, ये देखिए काम छोड़ करके आया हूँ। सुनिए, अब जो हमारे बच्चे अच्छे हैं, देखिए मामला ऐसा है, ये वक्त का मामला है। इसमें एक पक्ष का कहना ये है कि इनकी दादी यहाँ पर काफी समय से रहती थी, यानी कि ये वक्त पुराने किराएदार थे। क्योंकि ये एकदम खंडर हो चुका था, टूटा गिरा पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर कोई नहीं रहता था। आरिफ भाई का दावा ये है कि कोई नया जो आदमी आया था, कोई नया मुतावली इनके वालिद साहब से उस दौर में इनसे ये ली गई। बहरहाल देखते हैं, अभी इनसे रसीदें भी लेंगे और पूरी जानकारी देंगे कि मामला पूरा सच्चाई है क्या। मैं हूँ भारत 18 न्यूज से फजल अफार। अब इसका विश्लेषण यहाँ से शुरू करते हैं कि वहां पर कुछ लोगों ने हमसे बात करते हुए ये भी बताया, जब हम वहां से वीडियो बनाकर निकल रहे थे, कि भाई ऐसा है कि जब यहाँ पर एक रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बनवाने के लिए मीसम रिजवी ने इतना बड़ा महासम्मेलन किया, जबकि शियों में कोई सम्मेलन नहीं होता है, सम्मेलन नेताओं में होता है, हमारे क्या इज्तिमा होता है। बहरहाल अब वो दरगाह को पॉलिटिक्स का अखाड़ा बना रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, खैर इसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करना। तो लोगों ने ये भी कहा कि जब यहाँ पर एक रोजा बनने वाला है तो यहाँ पर रसीद काटने की जरूरत क्या थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही जगह के दो किराएदार कैसे निकल आए। कानून ये कहता है, वक्फ अधिनियम ये कहते हैं कि पहले किराएदार का निरस्तीकरण जब हो जाता है तब दूसरे किराएदार को वक्फ दे देता है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि जो मुतवल्ली है वो पहले कारण बताओ नोटिस जारी करता है किराएदार को कि किराया जमा क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन किराएदार खुद कह रहा है कि हम किराया लेके जाते थे और मुतवल्ली लेते नहीं थे। उस टाइम का मुतवल्ली जो बताया गया है वो आरिफ हुसैन के जो पिता थे बन्ने साहब, उस टाइम मुतवल्ली वो थे, वो उनके दौर की बात है। और उन्हीं के दौर की बात ये भी है कि जब दरगाह का ये गेट बना है जिधर से कारें जाती हैं, गाड़ियां जाती हैं, कि वहां पर भी सेंची बनी हुई थी, उसको तोड़ दिया गया था और वहां पर रहने वाले से कहा गया था कि मैं तुम्हें दूसरी जगह दे दूंगा। अब यहाँ पर आप बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि मेरी जो वीडियो है शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाती है, देखी जाती है, इसलिए मैं पूरी सही विश्लेषण कर रहा हूं ताकि देखने वाले भी देखें, समझें कि हमारी इस चैनल की सच्चाई क्या है। हम कोई गोदी मीडिया नहीं है। तो अब आप बात समझिए, जब शिया वक्फ बोर्ड को मुतवल्ली एक एप्लीकेशन भेजता है कि हमें इस किराएदार की किराएदारी निरस्त कराना है, तो शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से 52 की कार्रवाई होती है और एक नोटिस आता है किराएदार के पास कि किराया क्यों नहीं जमा करो। 90 दिन का समय होता है, ये मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में चलता है। वहां पे अगर पक्ष रखने वाला किराएदार अपनी जगह सही और सच्चा है तो फैसला उसके हक में आता है, जगह उसको दे दी जाती है। और अगर वो वहां साबित नहीं कर पाता है किराया ना देने का कारण, तो उसका निरस्तीकरण हो जाता है। तो जो निरस्तीकरण होता है उसकी एक कॉपी मुतवल्ली को भी दी जाती है कि पहले किराएदार का निरस्तीकरण शिया वक्फ द्वारा हो चुका है, अब मुतवल्ली को अख्तियार है कि वो दूसरा किराएदार रख सकता है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर से मीसम रिजवी जो मौजूदा मुतवल्ली हैं, सचिव हैं दरगाह के, तो जाहिर सी बात यह है कि इनसे पहले वाले जो भी मुतवल्ली है के बाद एक जो डेटा आया होगा तो ये उस डेटा को ढूंढें और तलाश करें कि जो वक्फ बोर्ड की तरफ से निरस्तीकरण आया है वो कहाँ है भाई, तभी तो दूसरे किराएदार को दिया जा सकता है। पहली चीज तो ये, या अगर इनके पास डेटा नहीं है तो शिया वक्फ बोर्ड से निकलवाया जाए वो डेटा, तब इस बात का फैसला होगा कि पहले किराएदार का निरस्तीकरण हुआ था तब दूसरे को दिया गया, तो यहाँ पर दूसरे की दावेदारी सही मानी जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो ये दावा कर रहा है पहला पक्ष, दरअसल ये जगह तो इसकी भी नहीं है, क्योंकि इससे हमारी बातचीत हुई फोन पर तो उसने हमें अपना पूरा डेटा बताया। ये दो भाई थे, एक का नाम भशन्ने था, एक का नाम मानू था। ये दोनों भाई रहते थे, एक जिस जगह का ये विवाद चल रहा है वहां भशन्ने रहते थे, और एक जिस जगह पे दरगाह का गेट बना है सेंची तोड़ के कई वर्षपुर, यानी कि आरिफ साहब के पिता के जमाने में, वहां रहता था मानू।
उससे ये कहा गया था कि हम तुम्हें कहीं दूसरी जगह दे देंगे, लेकिन उसको वो जगह नहीं दी गई। जो भषण्य था, जिस जगह का ये विवाद है, ये मर चुका है, इसकी पत्नी मर चुकी, और इसका जो बेटा था उसकी कोई शादी नहीं हुई थी, तो उसकी भी कोई औलाद नहीं थी। यानी कि इसका पूरा परिवार भगवान को प्यारा हो गया, चला गया, मर गया, खत्म हो गया। तो अब यहां पर तो कोई किराएदार है नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी का परिवार भी खत्म हो जाता है, मर जाता है, तब भी वक्फ के कानूनों द्वारा एक कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई करने के बाद तब दूसरे किराएदार को दिया जाता है। तो वो एविडेंस आरिफ हुसैन के पास होना चाहिए कि हाँ भाई, पहले की किराएदारी निरस्त हो गई, तब हमने लिया है, तब इनको भी सही माना जाएगा। और ये जो दावा करने वाले हैं, जब इनकी संची इनके वालिद के, आरिफ के पिता के समय टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, और इनसे वादा किया गया था, वादा ज़बानी था, कोई लिखित में था नहीं, क्योंकि जिन चीजों का सबूत नहीं होता है उसके ऊपर कोई कानूनी एक्शन भी नहीं होता है। सब चीजें जो है वो सबूत पर निर्भर करती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये उस जगह का दावा जो करने वाले कर रहे हैं, ये भी गलत है। क्यों? इसलिए कि जब ये दोनों भाइयों की जगहें बराबर बराबर थी और इनकी जगह तोड़ दी गई, इनसे वादा किया गया था कि दी गई, इनका ये कहना है, इनके पास कोई लिखित नहीं है। हो सकता है उस दौर में इनको, हो सकता है इनसे वादा किया गया हो, इनको कुछ कहा गया हो कि भाई ऐसा है, तुमको हम कहीं ना कहीं बसा देंगे, लेकिन नहीं बसाया गया, खत्म हो गया मामला। लेकिन ये इस जगह का दावा कैसे कर सकते हैं जबकि उस जगह के परिवार के सभी लोग मर चुके हैं, उनका अपना सगा संबंधित ही कोई नहीं है, क्योंकि ये भाई अलग थे, ये भाई अलग थे। तो सबसे बड़ा मामला अब इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए, उनके अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए, और अपने क्या डेटा को ढूंढ के तलाश करके देखना चाहिए कि पहले किराएदार की किराएदारी जो है वो निरस्त कर दी गई थी, तब दूसरे को दी गई, या मनमाने तरीके से दी गई। तो इस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन कितना सच्चा है, कौन कितना सही है, सामने आ जाएगा। लेकिन दुख की बात तो यही है कि जब ये कहा गया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रौदा बनेगा, तो रसीद क्यों काटी गई? और अगर रसीद काट भी दी गई थी तो अब इसके आगे क्या कहा जाए? जगह की कोई निशानदेही नहीं की कि कम से कम अगर कोई जायर आ रहे थे, लखनऊ में इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, 9 तारीख को आका मातम होता है, काफी भीड़ होती है, 11 को प्रोग्राम होता है, तो कम से कम यही अगर मिसम रिजवी ने नक्शे की निशानदेही कर दी होती, एक लाइन ही खींच देते, या 22 तारीख को इसकी बुनियादी रोजे की रख दी होती, तो इस वक्त लाखों शिया जो है पैसा दे चुका होता उस रोजे के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां पे कोई निशानदेही नहीं की गई। अब लोगों का यह कहना था कि ये रोजे वाला कार्ड सिर्फ खेला जा रहा है, बनेगा नहीं, क्योंकि इनको एफडी तोड़ाना है। अच्छा, इनके मिसम रिजवी के जो बहनोई हैं वो कोई कंट्रैक्टर भी बन गए हैं, ठेकेदार भी बन गए हैं, कंस्ट्रक्शन करवाने लगे। अब सबसे बड़ी बात सवाल ये होता है कि इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी कितनी बिल्डिंगें बनवाई, कितने परिसर बनवाए। लेकिन अब इन सब मामलों में सवाल करो तो लोग कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, शियों की साइकोलॉजी का फायदा मुतवल्ली उठाते हैं। क्यों? वो रोजे दिखा देंगे, रोजे बना देंगे, लेकिन जो शियों की बुनियादी चीजें हैं इनके ऊपर जोर नहीं देगा। आज शियों में जो गुर्बत और परेशानी का दौर है, इनके बच्चों को जरूरत है अच्छी एजुकेशन की। तो आप हमें यह बताएं कि लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड के कितने मुतवल्ली ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई स्कूल बना दिया हो कि यहाँ पे शिया वक्फ के जो संपत्ति पर स्कूल बनाया गया, इसके अंदर गरीब शियों के बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे, मुफ्त किताबें मिलेंगी। मदरसे खोल के बड़े बड़े मौलाना बैठ गए, मदरसों के नाम पे लाखों रुपए का डोनेशन भी आता है कि यतीम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, इनको हम पढ़ा रहे हैं। आप क्या पढ़ा रहे हैं भाई? बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, उनको कंप्यूटर है, इंग्लिश कोर्स है, मैथ है, साइंस है, ये सब चीजें उनको सिखाना जरूरी है ताकि वो फ्यूचर में अपनी कौम के संभालने के लिए किसी लायक बन सके। लेकिन इसके ऊपर कोई जोर नहीं देता है। बहरहाल देखते हैं कि शिया वक्फ बोर्ड इस मामले में क्या एक्शन लेता है। जैसा भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगली अपडेट के लिए आज्ञा दिए, नमस्कार, जय हिंद।